लेक्चर हमारा इक्वेशंस के बारे में है। पिछला लेक्चर हमारा किस चीज के बारे में था, याद है किसी को? जी सर, हमने लास्ट में ना वो इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि हमारी इक्वेशंस की कितने टाइप होती हैं, ओडी पीडी और जो अलजेब्राइक इक्वेशंस, ये पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 5। बेटा लेक्चर नंबर 5 पे आज क्या होना है? पिछली बार लेक्चर नंबर 5 पे आज क्या पढ़ता है? मैंने सर वो डाउनलोड एलएमएस वो भी तैयार कर लिया था बुक से। चलो ठीक है, फिर आज तो मुझे असिस्ट करोगे लेक्चर में, अच्छी बात है सर। मॉडल टाइप से पिछले लेक्चर में। ठीक है, चले आज हम फास्टली जो सा अच्छा, ये मेरा ख्याल है सिर्फ ये ऐसा बंदा है जिसने जो लेक्चर नहीं हुआ वो भी तैयार कर लिया है। बाकी अब जो सा बाकी उनको पता चल जाएगा। ये जो सा चैप्टर का मैंने 2 सेक्शन है, ये आपने खुद स्टडी करने जाके यहीं से मैंने लेक्चर आपका बनाया हुआ। चैप्टर नंबर 2 है, तो इसमें हमारे लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 वहीं से बने हैं। जी मैंने कहा सर हमारे जो बुक है हमारा लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से बने हैं। जी जी, नो डाउट बेटा। अगर चैप्टर नंबर 2 का पूरा एक लेक्चर बना दूंगा तो वो तो एक लेक्चर में कवर नहीं होना, इसलिए मुझे सेक्शन में कंसिडर करना पड़ता है जी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये ना हो कि समझ किसी को पूछना है मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूं। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 चीजें हैं जो हमने कंसिडर करनी है। एक तो इक्वेशंस की टाइप्स कौन सी है, या मैं आपको इनिशियल पहले लेक्चर में थोड़ा सा इसका बता चुका हूँ। ठीक है, आज इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में देख लेंगे और उसके बाद इक्वेशंस के सोर्सेज कौन से, इक्वेशंस बनती किस वजह से हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इक्वेशंस को जनरेट करती हैं, वो सोर्सेज ऑफ इक्वेशंस कहलाते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है। हमने इक्वेशंस की टाइप्स पढ़ी थी, 3 इक्वेशंस की टाइप्स पढ़ी थी, अलजेब्रिक, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल। अब एक्चुअली जो टाइप्स है ना वो 3 टाइप्स हैं। एक अलजेब्रिक इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है और तीसरा कॉम्बिनेशन है अलजेब्रिक और डिफरेंशियल इक्वेशंस का। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड ग्रुप एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप। ठीक है, आल्दो ये जनरली जो सा है, ये अगर आप टाइप देखोगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन के ऊपर उसकी टाइप देखोगे तो 3 इक्वेशंस हैं, अलजेब्रिक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल। लेकिन अगर आप इनके ग्रुप्स देखोगे तो 3 ग्रुप है, अलजेब्रिक ग्रुप है, डिफरेंशियल ग्रुप है और तीसरा डिफरेंशियल अलजेब्रिक ग्रुप है। ठीक है, अब अलजेब्रिक इक्वेशंस में क्या है, आपका मोस्टली एक वेरिएबल होता है या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और देयर इज अ सर्टन, आप देखोगे कि एक साइड जो सी है फिक्स होगी इसमें, ये अलजेब्रिक इक्वेशंस होती है। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसमें 2 हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इससे ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होंगे। एक इसमें भी आपके 2 वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है अलजेब्रिक में भी, और इसमें भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका डिपेंड करेगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, या ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, आपका टाइम चेंज होगा उस हिसाब से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो उसके हिसाब से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। उसमें कितना चेंज आया तो उसके हिसाब से इसमें कितना चेंज आया। दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा, x1, x2, या आप ये कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, डिफरेंट कंडीशंस होंगी, उसके ऊपर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है। तो जब वो देखना होगा तो वो जो इक्वेशंस बनेगी, चेंजेस विद 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आइदर वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट हो या सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस में उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। उन डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह चेंज हो रहा है, तो ऐसी जो सी इक्वेशंस हैं वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी।
और तीसरा जो है, जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये आपकी सिंगल इक्वेशन नहीं होगी, ये हमेशा मल्टीपल सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे, दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होंगी। उसमें कोई इक्वेशन होगी जो अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, कोई इक्वेशन होगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन ये सेट ऑफ इक्वेशन होगा। दिस इज नॉट अ सिंगल इक्वेशन। जी, इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आई? सर लास्ट सर वाली ये इक्वेशन जो एक बार रिपीट कर दें। डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशंस, डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशंस का पूछ रहे हो? जी सर जी। डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशंस जो सी होती हैं, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक से ज्यादा इक्वेशंस जो होंगी, उसमें कुछ इक्वेशंस होती हैं जो अलजेब्रिक टाइप की होंगी, ठीक है। उसमें कुछ इक्वेशंस होंगी जो आइदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होंगी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन ये हमेशा एक से ज्यादा इक्वेशन होगी। दिस इज नॉट अ सिंगल नंबर ऑफ इक्वेशन, सो दिस इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है। आपको सॉल्व करना होगा, अपने सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी होगी और डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करनी होगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो अलजेब्रिकली डिफाइंड होंगी, कुछ होंगी डिफरेंशियली डिफाइंड होगी। उसमें आपको इफेक्ट या किसी वेरिएबल का इफेक्ट डिफरेंट वेरिएबल्स के हिसाब से या टाइम के हिसाब से देखना होगा, और कुछ ऐसी होगी जिसमें आपका एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हिसाब से सिंपली चेंज हो रहा होगा। देयर इज अ सर्टेन चेंज इन independent variable, so there is a certain change in dependent variable। लेकिन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा कि इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें ज्यादा भी चेंज होता है। इसमें डिफाइन नहीं होगा कि आपका एक पैटर्न डिफाइन नहीं होगा, इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। सर क्वेश्चन है सर, एक्सक्यूज मी जी सर, ये जो पीछे स्लाइड में आपने जो तीन लिखवाई हुई है, अलजेब्रिक, ऑर्डिनरी और पार्शियल, जी ये तो टाइप्स आ गई। ये जी। जो डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये इसकी चौथी टाइप है। नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप टाइप्स लिखोगे ना इक्वेशंस की, तो एक, दो और तीन, ठीक है। अलजेब्रिक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल, ये हो गए टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इसको आप नोट कर लो। और दूसरा है आपका हो गया मॉडलिंग इक्वेशंस की को क्लासिफाई कितनी टाइप्स में कर सकते हैं ना, कि ग्रुप्स कितने हैं, मॉडलिंग इक्वेशंस के ग्रुप्स कितने हैं। ये तो एक होगा अलजेब्रिक ग्रुप, दूसरा होगा डिफरेंशियल ग्रुप। अब डिफरेंशियल के अंदर ये दो आ जाती हैं, और तीसरा एक कॉम्बिनेशन है जो रेयर होता है जरूर एग्जिस्ट करता है, वो होता है डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ओके सर, क्लियर। जी सर। ठीक है। अब अलजेब्रिक इक्वेशंस है, अलजेब्रिक इक्वेशन। जी सर ये जी जी पिछली स्लाइड खोली, पिछली स्लाइड सर। सर जैसे आपने बताया कि ये वाली जो चारों टाइप, तीनों चार की चार टाइप्स हैं पड़ी, अलजेब्रिक, ऑर्डिनरी, पार्शियल और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारियों को हम डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे? नहीं 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 बेटा, देखें, मैं अब आपको इसमें एक स्लाइड ऐड करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। टाइप्स आपकी तीन होंगी, ठीक है। जो इक्वेशंस के ग्रुप्स है ना, वो भी तीन है। अब वो ग्रुप में, ये ग्रुप में एक ये आ जाता है, दूसरा ग्रुप ये रेड बॉर्डर लाइन है, ठीक है। उसके अंदर फिर ये दोनों टाइप्स आ जाती हैं। जो तीसरा जो ग्रुप है ना, वो ये ब्लू लाइन है। इन तीनों से कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, या इसमें से अलजेब्रिक ऑर्डिनरी या अलजेब्रिक पार्शियल डिफरेंशियल। मैं इसको एक और स्लाइड ऐड कर दूंगा बाद में, तो आपको समझ आ जाएगी। अगर अभी समझ ना आए तो मैं आपको समझा, मैं आपको डिस्कस बता दूंगा दोबारा, क्योंकि मैं स्लाइड इसमें ऐड कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक अच्छा जी, इसके बाद अब आगे हम चलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रिक इक्वेशंस जो सी हैं, सिंपल रिलेशन है। लाइक आपने एग्जांपल देखी है
इसमें अगर मैंने यहाँ पे x लिख दिया तो कहीं भी आपका y पैरामीटर भी होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये एक एग्जांपल है जिसमें दोनों ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशंस हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका ये सिंपली जो सा है, इसमें अलजेब्रिक में दो टाइप्स हैं, एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है। लीनियर कैसा होगा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपके पैरामीटर्स में रिलेशन क्या है, आपका x की वैल्यू 1 से 2 हुई, ये लाइक आपकी 25 से ये 30 हो गई। इसी तरह 2 से 3 हुई, ये 30 से 35 हो गई। तो इसमें एक देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है आपका हर नंबर ऑफ चेंज के ऊपर ये कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देन इट इज अ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, इसको अगर आपने सॉल्व करना होगा, आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे एनालिटिकली, y - 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। इसमें आप एक गैस डाल लो, आप इस तरह भी कर सकते हो, या अगर ये एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी तो आप जिस तरह आप एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस को एनालिटिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप एक वैल्यू की, एक पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो और दूसरे में उसकी वैल्यू पुट करते हो और आप सॉल्व करते हो, उससे एनालिटिकली सॉल्व हो जाती है। जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, लाइक इसमें आपका शुरू में पैटर्न ऐसे था, बाद में सडनली चेंज आ गया, उसके बाद फिर चेंज हो रहा है और फर्दर आगे चेंज होता है, थोड़ा सा आगे लाइक इधर वो इंक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा सा स्लो इंक्रीज है, फिर आगे वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट के करीब चला गया। सो दिस इज नॉट अ लीनियर बिहेवियर। लाइक आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें जो चेंज आना है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो देन इट इज अ नॉन लीनियर बिहेवियर। और इसकी जो इक्वेशन बनेगी उनमें रिलेशनशिप क्या है, उनमें कोई डिफरेंशियल नहीं है, आप टाइम के हिसाब से या कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से नहीं देख रहे हो, आप सिंपल दो पैरामीटर्स के दरमियान देख रहे हो रिलेशनशिप क्या है। तो बनेगी तो अलजेब्रिक इक्वेशन, लेकिन क्या होगा उसमें जो आपका नंबर ऑफ चेंज है वो डिफर करेगा एट ईच पॉइंट। तो ऐसी जो इक्वेशन होंगी ये नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस होंगी। और नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस लीनियर की निस्बत ये कॉम्प्लेक्स होंगी, लेकिन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की निस्बत ये सिंपल होंगी। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो आप एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ये इक्वेशंस ऐसी हो जाती हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसमें लाइक इधर आप देख रहे हो एक फिक्स वैल्यू, उसके बाद इसके 2 से 3 डिफरेंट रिलेशनशिप्स एंड डिफरेंट पावर्स के अंदर, सिंगल पावर, स्क्वायर पावर, थर्ड क्यूबिक पावर। इसके अलावा अगर आपकी ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमसे हम बढ़ते जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, और इसको सॉल्व करना एनालिटिकली यानी कि आप एक गेस डाल लो और उसके बेस पे जो आपका आंसर है वो एग्जैक्ट वो हो, जो आप एक्सपेरिमेंटली हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, ठीक है। और सोल्यूशन इसमें क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि ये आपका 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा। एनालिटिकल और न्यूमेरिकल के अंदर अगर डिफरेंस क्लियर किसी को नहीं है तो पूछ लें, क्योंकि आई गेस ये चीज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मैं बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। जी, एनालिटिकल और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये क्लियर है सबको? नो सर। बेटा एनालिटिकल सॉल्यूशन वो होता है कि आप एक सिंगल वैल्यू पुट करोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और जो आपका आप अपनी इक्वेशन की बेस पे कैलकुलेट करोगे आउटपुट वेरिएबल को या डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसकी वो वैल्यू आएगी जो आपको एक्सपेरिमेंटली हासिल हो रही है। लेकिन नॉन जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है उसमें आप एक इनिशियल गेस दोगे और उसके बाद चेक करोगे कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है। अगर तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो आपका सॉल्यूशन माना जाएगा, लेकिन क्या होता है इसमें सॉल्यूशन आपका कभी भी सेटिस्फाई 100% नहीं होगा, या आपका जितना क्लोज होगा उतना अच्छा सॉल्यूशन होगा। लाइक आप वैल्यूज डिफाइन करोगे, मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 1.1 हो तो ये आंसर है। अब ये मेरे एग्जैक्ट जो जितना मुझे डिजायर्ड उससे कितना करीब है,
अगर ये 1.15 हो रही है तो ये कितना करीब है। इस तरह आप उसको हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर आप चेक करते हो, इनिशियल गैस लेते हो और उसके बाद चेक करते हो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है नहीं हुई है तो कितने परसेंट हुई है। 100% ये कभी भी नहीं होगी। तो आपके पास एक रेंज आ जाएगी कि ये सोल्यूशन जो सा है इस रेंज से लाइक 1.12 से लेके 1.14 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये ना तो 1.10 पे है ना 1.15 के ऊपर है, ये इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करेगा सोल्यूशन, जो इसके क्लोज जो एग्जैक्ट मेरी इक्वेशन है सेटिस्फाई होगी। इससे ऊपर जाएगा तभी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इससे नीचे जाएगा तभी इक्वेशन सेटिस्फैक्शन लेवल कम है। तो जो आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है मोस्टली वो न्यूमेरिकली सॉल्व होते हैं, एनालिटिकली सॉल्व होती है। सिंगल वैल्यू दें आपका एग्जैक्ट 100% आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये आप देख रहे हो कि ये जो ब्लू डॉट पॉइंट है ये आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। अब आपने जो मॉडल उसका बनाया वो ये लाइन है, इसका मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पे देखना चाहें या इस पैटर्न के हिसाब से आपकी डॉट्स के हिसाब से ये यहां पर आनी चाहिए वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर एक्स की यहां पे लो वैल्यू, तो वाई यहां पर आना चाहिए, लेकिन आपका वाई थोड़ा सा ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज क्लोज फिट। तो नॉन लीनियर इक्वेशन के अंदर आपका जो सोल्यूशन होगा, आपकी जो इक्वेशन आपको देगी वो आपको क्लोज फिट सोल्यूशन देगी, वो आपको 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगी। जी समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, इसके बाद आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है, आपका देयर इज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर टाइम और विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। अब ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, स्पेशल डेरिवेटिव और टेम्पोरल डेरिवेटिव। किसी को याद है स्पेशल और टेम्पोरल डेरिवेटिव? स्पेशल सर चेंज विद टाइम, स्पेशल चेंज विद लोकेशन या एक्सेस के अलोंग या अरेंजमेंट। जो बेटा स्पेशल जो सा है वो किसमें है चेंज, विद रिस्पेक्ट टू कौन सा चेंज है वो? विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस या विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। ठीक है, और टेम्पोरल? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जी टेम्पोरल जो सा है आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसमें क्या होगा, आपके कितने डेरिवेटिव इंक्लूड होंगे टेम्पोरल में? सिंगल और मोर देन वन? सिंगल। और स्पेशल डेरिवेटिव में? अगर 3D है तो फिर 3 होंगे, मोर देन 1। हाँ मोर देन 1 होंगे, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, बाय मैक्सिमम 3 बाय मिनिमम 2, एक से ज्यादा होगा। और इसमें कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से होगा, लाइक एक्स एक्सिस में क्या है, एक सर्टेन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस में उसकी क्या वैल्यू है, अगर एक्स एक्सिस के हवाले से देखा जाए और वाई एक्सिस के हवाले से देखा जाए तो उसमें क्या चेंज आता है। अगर एक्स एक्सिस इतना चेंज हुआ तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हुआ, अगर वाई एक्सिस डायरेक्शन में चेंज आया तो उस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना इफेक्ट आया। सो दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जितनी भी आपकी इक्वेशंस है ना, तो जनरली आपकी लॉज ऑफ कंजर्वेशन लाइक मास की आपने देखी होंगी, मास इन इज इक्वल टू मास आउट, और जो अल्टीमेटली एंड क्या होता है इनका, राइट साइड क्या होती है ऐसी इक्वेशंस की? आपने चेंजेस की इक्वेशन देखी है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा होगा, पढ़ा होगा। अभी आप सीआरई का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये इक्वेशन आपने देखी होगी जिसमें जीरो हो जाती है कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर जीरो कर दिए जाते हैं। ऐसी इक्वेशंस की राइट साइड हमेशा जीरो होती है, क्यों? बेटा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, ये तो नहीं हो सकता आपने अभी तक पढ़ा ना हो। पढ़ा था सर। हाँ, राइट साइड इक्वेशन की क्या होती है, जीरो होती है कि नहीं होती है? राइट साइड इक्वेशन की जीरो इसलिए होती है कि हम डेफिनेशन क्या कहती है कि मास जो सा है वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो अगर कोई चेंज आएगा मास में तो वो किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा,
वो खत्म नहीं होगा। इसी तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होगी ना वो डिस्ट्रॉय होगी। तो इसलिए जो राइट साइड होती है क्वेश्चन की, ऑल चेंजेस जो सी हैं उनका इफेक्ट एट द एंड नल एंड वॉइड होता है। ऑल्दो देयर इज अ चेंज, चेंज क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जो इसमें चेंज कंसिडर होता है, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन है। अब वो अलग बात है कि डिफरेंशियल या चेंज आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हो या विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स देखते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, आप क्वेश्चंस जो आपके पास हैं आप सॉल्व करते हैं, उसमें क्या होता है, बाउंड्री कंडीशंस लगाई जाती हैं। लाइक जो मेरा सॉल्यूशन है वो इतने से इतने चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कवर करता है, उससे ऊपर ये इक्वेशन वैलिड नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो ये एक इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो आपकी अलजेब्रिक इक्वेशंस है उसमें बाउंड्री कंडीशंस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस के वो नॉन लीनियर इक्वेशन है जहां पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आ रहा है, उसमें भी आप कंडीशंस नहीं बताएंगे, उसमें आप क्या बताएंगे कि सॉल्यूशन इतनी सी इतनी रेंज में आ सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी जो इनपुट है वो इतने से इतनी रेंज के अंदर होगी, तो हमारा जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल है, और जो सॉल्यूशन आएगा वो अलग बात है, उस सॉल्यूशन की अलग रेंज होगी। बाउंड्री कंडीशन हमेशा इनपुट के ऊपर होती है, आउटपुट के ऊपर नहीं होती। जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं न्यूमेरिकल मेथड, वो आउटपुट है, वो इनपुट नहीं है। इसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये तो एनालिटिकली सॉल्व हो ही नहीं सकती हैं, ये सॉल्व होंगी हमेशा न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड होता क्या एक्चुअली, ये इटरेशन होती है। जो मैंने आपको कहा, आपने एक इनिशियल गैस लिया, आपने उसको अपनी इक्वेशन में पुट किया, चेक किया कि मेरा सॉल्यूशन जो मुझे डिजायर है उसको कितना क्लोज है। अब उसको हम क्या कहते हैं, 99.99% क्लोज आ जाता है, 100% कभी भी नहीं आएगा। तो वो इटरेशन आपने अभी अपनी लैब आप कर रहे हो, आपने उसमें सिमुलेशन देखी है, जब आप सारी फीड दे देते हो, जब सारी इनपुट्स दे देते हो, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर थोड़ी देर के लिए रन होता है, वो क्या करता है, वो इटरेशंस करता है, न्यूमेरिकल मेथड करता है। उसके पीछे कौन सा मेथड है वो एक अलग बात है। वो इटरेशंस का गैसेस देगा, उसके बाद सॉल्व करेगा, चेक करेगा, एंड अल्टीमेटली आपको बताएगा कि मेरी सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वो मैथमेटिकली चेक करता है, वो आपको ये नहीं पता कि ये सॉल्यूशन जो मैंने दिया है ये सही है, वो सिर्फ आपको पता है कि ये सॉल्यूशन जो आपने कंडीशंस दी हैं उसकी वजह से मैंने इटरेशंस की, उन इटरेशंस के मुताबिक जो मेरी मैथमेटिकल लिमिट्स थी उसमें ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उसमें दो फेवरेबल मेथड्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, रंगे कुत्ता मेथड और प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। इनका थीम क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपस में, ये आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 है, और ये आपने बाय नेक्स्ट वीक जो सा है मुझे सबमिट करनी है। आप इधर ईमेल कर दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। सर ये क्या मतलब थीम एंड डिफरेंसेस में किस तरह के असाइनमेंट? देखो, रंगे कुत्ता मेथड है और प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है, में ये किस तरह ऑपरेट होते हैं, लाइक होती दोनों में ट्रिशन है, और ट्रिशन किस तरह करते हैं दोनों, और उनमें डिफरेंस क्या है, किस तरह किन चीजों को ये फोकस करते हैं, किन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, ये चीजें आपने देखनी है। देख के उसके बाद आपने मुझे सबमिट करना। सर इनकी एग्जांपल भी सॉल्व करनी है साथ में कोई है कभी? नहीं, इसमें एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ आप ये देखना है कि ये काम कैसे करते हैं और दोनों के काम करने में फर्क क्या है दोनों ही न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, और मोस्टली आपके यही यूज हो रहे हैं। तो ये आपने सिर्फ पढ़ना है, और उसको मुझे पढ़ के आपने अपनी एक, मुझे लंबी चौड़ी नहीं चाहिए कि आप 10 पेज दो, मुझे 1 पेज दो, लेकिन चीज जो मैंने आपसे पूछी है ना, ये काम कैसे करता है ये मेथड
और ये मेथड, और इन दोनों के काम करने में डिफरेंस क्या है वो आपने बताओ, सिर्फ ये करना है आपने। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशन, जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरी क्लासिफिकेशन। जी सर ये थ्योरी फॉर्म में जी हमने बताना है, थ्योरी जी फॉर्म में बेटा, थ्योरी फॉर्म में एक्सप्लेन करना बेशक है। आप बेशक बेटा 2 लाइनें लिख दें, हाँ होगा। थ्योरेटिकल फॉर्म में कोई एग्जांपल आपने लंबी चौड़ी सॉल्व नहीं करनी है, अभी सिर्फ आपका काम जो सा है वो ये है चीजों का कॉन्सेप्ट समझना इस स्टेज पे। तो आपने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है, बस। इसको बेशक आप 2 लाइनों में लिख दो, 4 लाइनों में लिख दो, 6 लाइनों में लिख दो, लेकिन जो चीजें मांगी है ना वो चीज होनी चाहिए। जी सर, क्लियर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन की मोस्टली जो सी एग्जिस्ट करती है ना, वो एग्जिस्ट करती हैं अनस्टडी स्टेट बिहेवियर के अंदर। ठीक है, अब अनस्टडी स्टेट तो पता है या वो भी नहीं पता? पता है सर। चलो बताओ क्या होता है अनस्टडी स्टेट। ये मैंने तो बताया बहुत दफा, इसके अलावा जो चेंज ना हो टाइम के साथ, चेंज ना हो, चेंज हो अनस्टडी अनस्टेडी, स्टेट है। चेंज हो। उस तरह कॉन्सेप्ट में डबो ना जड़ा ना। और इसका सर, इसका नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा। बेटा बात पता है क्या है, जो अनस्टडी स्टेट है ना, आपका कंटिन्यूअस चेंज है वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो स्टडी स्टेट है ना उसमें चेंज आपका इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस चेंज 0 होने का मतलब क्या है कि आपका प्रोसेस स्मूथ लाइन चल रहा है, आपके वेरिएबल जो है जो डिसाइड है उस पे चल रहे हैं। ठीक है, जो वैल्यू उनके डिसाइड है। अनस्टडी स्टेट में क्या कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी दरमियान में टिक गया, जो एक्चुअल डिजायर्ड वैल्यू है ना उसके ऊपर नहीं रहता। आपका कंटिन्यूअस जो है ना फीड में चेंज आती है, कभी फीड का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपके प्रोसेस के ऊपर चेंज आएगा, आपका प्रेशर कम हो गया, ज्यादा हो गया, चेंज आएगा। तो जो चेंज कंटिन्यूअसली आ रहा होता है ना पीछे से फीड में, वो आपके डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन को, आपके इक्विपमेंट ऑपरेशन को जो सा है वो फ्लक्चुएट करता है। जो फ्लक्चुएशन है वो अनस्टडी स्टेट। अगर फ्लक्चुएशन 0 है ना आपकी तो आपका स्टडी स्टेट। अच्छा जी, इसके बाद जो इक्वेशन सॉल्यूशन के हवाले से सबसे इजी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हवाले से कौन सी है? अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए। क्यों सर ये न्यूमेरिकली हो जाती हैं? बेटा एनालिटिकली होते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। एनालिटिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल न्यूमेरिकली सॉल्व होंगे, लेकिन इजी टू सॉल्व है कंपैरेटिव टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव एक से ज्यादा इंक्लूडेड है। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा डेरिवेटिव सॉल्व करने हैं, ज्यादा गैसेस लगाने हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में आपके गैस थोड़े हैं, आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़नी है न्यूमेरिकल में, गैसेस आपके थोड़े हैं। पार्शियल डिफरेंशियल में गैसेस ज्यादा है, ज्यादा इटरेशंस होनी है, हर डिफरेंशियल की ज्यादा इटरेशन होनी है। इसी तरह जो आपकी डिफरेंशियल अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसमें आपकी कुछ इक्वेशन होंगी जो एनालिटिकली भी होंगी, और कुछ इक्वेशन और इसमें अलजेब्रिक इक्वेशन भी कुछ ऐसी हो सकती हैं जो न्यूमेरिकली सॉल्व हो। और अगर इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो तो आपकी कंफर्म बात है कि वो न्यूमेरिकली सॉल्व होनी, तो इसमें दोनों आपकी एफर्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये इक्वेशन सॉल्व करने में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जी, इक्वेशंस की टाइप्स क्लियर है, क्योंकि इसके बाद हम सोर्सेज ऑफ इक्वेशंस के ऊपर जा रहे हैं। यस सर। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ इक्वेशंस। सोर्सेज ऑफ इक्वेशन से क्या मुराद है? सोर्सेज ऑफ इक्वेशन से मुराद ये है कि किस बेस पे वो इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले इंपेरिकल इक्वेशन है। इंपेरिकल इक्वेशन क्या है? आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास रिजल्ट्स आए, आपने इसका एक ग्राफ बनाया,
ग्राफ बनाने से क्या हुआ, आपको पैटर्न पता चल गया, ठीक है। तो पैटर्न पता चल गया, उस पैटर्न की आप एक इक्वेशन बना लोगे। अगर आप में से किसी ने एक्सेल यूज किया तो उसमें डिफरेंट मॉडल होते हैं, लीनियर रिग्रेशन है, नॉन लीनियर, डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशंस हैं, जो उस पैटर्न को देख के आपकी एक इक्वेशन कैलकुलेट कर देती हैं। उसके बेसिस पीछे कौन सी चीजें होती हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं जो आपको वो इक्वेशन देते हैं। आपने न्यूमेरिकल मेथड्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? यस सर। तो बेटा वो आपने कोई Yes, sir. पीछे पढ़ी होगी, को क्या क्या चीजें पढ़ी हैं इसमें? ये सर ये मेथड ही पढ़े थे, कोई 6 7 8 9। वो आपने जो मेथड्स पढ़े हैं ना, वो मेथड पीछे सॉल्व होते हैं और उसकी बेस पे आप एक ग्राफ की एक इक्वेशन बनती है, आप एक्सपेरिमेंटल डाटा की बनती है। इसमें आप ये बस आपने ये ध्यान में रखना है कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से आती है, ठीक है। इसकी कोई जरूरी नहीं है कि थ्योरेटिकल बेसिस हो। आपके पास एक पैटर्न आ गया, उसके बाद आप कोशिश करोगे तो आप उसकी कोई रीजन ढूंढोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी कोई साउंड थ्योरेटिकल बेसिस हो। और वो पैटर्न जो सा हो सकता है कुछ कंडीशंस के हिसाब से ये एक स्पेसिफिक पैटर्न आया हो। अगर कोई माइल्डली कोई थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाए ना, तो आपका पैटर्न जो सा है, बिहेवियर जो ग्राफ का, वो स्लाइड हो सकता है चेंज हो जाए। और जब वो चेंज होगा ना, तो आपका इक्वेशन जो सी है वो चेंज हो जाएगी। तो एम्पिरिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बनती है और उसमें आपको रीजंस नहीं पता होती हैं कि कौन सी रीजन है जिसकी वजह से स्पेसिफिक पैटर्न आया है। अगर उसमें से कोई रीजन जो हमें नहीं पता, लेकिन वो रीजन इन द सिस्टम स्लाइटली चेंज हो गया, तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात कि बियॉन्ड द रेंज ये इक्वेशंस एप्लीकेबल है। लाइक आपने किया, आपने कंसंट्रेशन चेंज रखी पॉइंट 1 से पॉइंट 3 के अंदर, आपने ग्राफ कौन सा है डिफरेंट पॉइंट 1 के साथ या पॉइंट 01 के साथ आपने ग्राफ का पैटर्न देख लिया। मेरी कंसंट्रेशन चेंज आई तो मेरी रिएक्टर कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ता है या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ता है। तो अब जो पॉइंट 3 के बाद है, तो हो सकता है वहां पे अब्रप्ट चेंज आ जाए, या वहां पे आपका चेंज बिल्कुल नेग्लेजिबल टू 0 हो जाए। लेकिन जो आपने इक्वेशन पॉइंट 1 से पॉइंट 3 के दरमियान डाटा के ऊपर बनाई है, वो उस रेंज से बाहर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके लिए आपको एक अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसमें आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि मेरी रेंज कितनी है, उस रेंज के अंदर ये मेरी इक्वेशन बनेगी। मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक रेंज है। जी क्लियर है? यस सर। उसके बाद आते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चंस। इसमें क्या है, आपके पास साउंड बेसिस है नॉलेज की। ये फिक्स इक्वेशंस हैं जिन्होंने कभी चेंज नहीं होना। लाइक आपने ये पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है। इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर क्या, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर डायरेक्ट रिलेशन है सर। हाँ, तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? जी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो उन्होंने हमेशा फिक्स रहना है, इनका पैटर्न कभी चेंज नहीं होना। ये लॉज जो उनसे आज से मतलब आप समझ लो 100 साल 200 साल पहले बने हैं, लेकिन ये वो है, ये जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये किसी एक रेंज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, ये वाइडली एप्लीकेबल है और इनका पैटर्न हमेशा सेम है ना। ऑल दो उसमें हम ये नहीं देखते कि कितना चेंज टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। इसमें हम इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, इसमें हम सिर्फ एक जेनेरिक जो सा है लॉ ये बन गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये जिनकी एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बन गई है, उसकी जरिए बात आप पढ़ोगे टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ, कौन सी फोर्सेस बढ़ गई, इस तरह मॉलिक्यूल मूवमेंट हुई, और सारी इसकी एक बेसिस साइंटिफिक थ्योरेटिकल बेसिस मौजूद है उसके पीछे।
ये रीजन क्या है उसके पीछे, आपको रीजंस पता है। तो इसकी जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस हैं बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसमें ये हमेशा इनकी वैल्यू या पैटर्न सेम रहेगा। तीसरी इक्वेशन है कंसिस्टेंसी इक्वेशंस। अभी आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हो लैब में? यस सर, कोको चलाया था पिछले में, कोको चलाया था उसमें। अच्छा, कोको सिमुलेटर चलाया, उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट आप कंपोनेंट्स लेते हो जी, लेते हैं डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स। जी सर। उनकी सबकी आप कंपोजिशन डिफाइन करते हैं, मॉलर कंपोजिशन और मास कंपोजिशन और व्हाटसोएवर। आप कंपोजिशन डिफाइन करते हैं कौन सा कंपोनेंट कितनी अमाउंट में है। यस सर। अब जो आपकी कंपोजिशन है, मॉलर हो मास कंपोजिशन हो, उसका सम क्या होता है हमेशा? 1 1। अब ये बात है कि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहनी है। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज कितना है उस पर हम फोकस नहीं करते। वो रूल है कि ऐसे ही होगा, एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा। इसमें क्या है, आपकी फाइनल वैल्यू जो सी है राइट साइड की वैल्यू फिक्स है और वो सम होके मल्टीप्लाई होके व्हाटसोएवर जैसे भी है वो फिक्स वैल्यू ही आनी है। लाइक आपके किसी भी कंपोनेंट अपना इक्विपमेंट में देख लो, किसी मटेरियल स्ट्रीम के अंदर देख लो, आपके कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट की कंपोजिशंस का सम जो सा है वो 1 होगा या 100% होगा। लाइक अगर आप उसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1 होगा, परसेंटेज में देखेंगे तो वो 100 होगा, ना वो 100 से ऊपर होगा ना वो 100 से कम होगा। लाइक जितनी भी उसकी क्वांटिटी होगी उनका सम फिक्स रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो सी हैं ये सॉल्व करने के लिए जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन आपकी सिस्टम में या सिमुलेशन जिस तरह आप चला रहे हो, आपको इक्वेशन चलाते हो, मैं कहते दो कंपोनेंट है, एक 0.4 में है एक 0.5 में है, 0.1 किधर से है किधर है, अगर ये आपका एरर है ना उसके अंदर, तो आपकी इक्वेशन जो होती है ना आपकी मॉडलिंग कभी सॉल्व नहीं होगी, आपकी सिमुलेशन रन नहीं करेगी जब तक आपका वो सम जो सा है सारे कंपोनेंट्स की कंपोजिशन का वो 1 ना हो। तो ये नेसेसरी है डिफाइन करना किसी भी मॉडलिंग या सिमुलेशन के प्रॉब्लम के अंदर। इसके बाद आ जाती है लॉज ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी आपका मास चेंज है, मोमेंटम चेंज है या एनर्जी चेंज है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा, तो चेंज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आ सकती है या टाइम के हिसाब से चेंज आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या होगा, निगलेक्ट होगा, वो 0 होगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें चेंज इन्वॉल्व है एक से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो बेस करेंगी एक ऐसे लॉज के ऊपर जिसमें आपकी देयर इज नो क्रिएशन एंड देयर इज नो डिस्ट्रक्शन। आप आगे आपका लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगी। उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज्यादा आएंगी कि एक पैरामीटर का वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में क्या इफेक्ट है, वाई डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, जेड डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है। तो ये इक्वेशंस जो सी होंगी आपकी, और ये मोस्टली कहां पे सॉल्व होती है, जब आपने फ्लूइड फ्लो के बिहेवियर डिफरेंट डायरेक्शन में चेक करने हो, तो ये वहां पे यूज हो सकती है। फ्लूइड मूवमेंट्स जितनी है, शायद आपने किसी ने नाम सुना कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, तो वहां पे ये इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज होती है और मोस्टली जो सी है ये रिसर्च के अंदर होने वाली इक्वेशंस यूज है। बाकी कंसिस्टेंसी इक्वेशंस आपकी नॉर्मल जो मॉडलिंग आप अपनी लैब में करें उसमें यूज होंगी। ये भी कुछ इक्वेशंस हैं जो आपकी उसमें कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, आल्दो आपको सामने नजर नहीं आती। और लास्ट पे आपकी जो इक्वेशंस हैं अभी आप ये पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन ओवर एरिया वॉल्यूम एंड टाइम, ये भी आप सीआई सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है। एरिया अंडर द कर्व, ये स्टेटमेंट पढ़ी है? जी सर। उसमें क्या होता है, आप डिफरेंट कंसंट्रेशन चेंजेस देखते हैं, उसकी बेस पे आपका कर्व बन जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे रिएक्टर के अंदर
आपकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, ठीक है, आपकी फीड कंसंट्रेशन चेंज हुई तो आपकी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का प्रोफाइल होता है उसमें, ठीक है, और वो एक कर्व बनता है दोनों कंसंट्रेशंस का। तो उस कर्व के नीचे जितना एरिया आता है तो वो जो सा है आपका एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर है। सो ऐसी इक्वेशंस जो डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट होती हैं, कैलकुलेट की जाती हैं, और उसको बाद में उन इक्वेशंस के रिजल्ट्स को सम कर दिया जाता है टू फाइंड आउट सर्टेन पैरामीटर, ठीक है। तो वो इक्वेशंस जो सी हैं वो आपकी इंटीग्रेशन ओवर सर्टेन पैरामीटर कहलाएंगी। ओवर एरिया होगा, ओवर वॉल्यूम होगा, ओवर टाइम होगा। इसमें लाइक हमने रिएक्टर की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें क्या होता है, आप प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर ये सबसे ज्यादा इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगी। सीएसटीआर में ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन जो सा आपकी एट ऑल पॉइंट्स सेम रहती है। लेकिन जब आपका प्लग फ्लो रिएक्टर आता है, आप क्या होता है, आपकी कंसंट्रेशन एट ईच पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रिएक्टर, जैसे जैसे आपका रिएक्टर की लंबाई के अंदर रिएक्टर मूव करता है तो आपका लाइक 0 पॉइंट के ऊपर रिएक्शन, आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और है, आगे आपने सिर्फ 0.1 मीटर चले या 0.1 व्हाटएवर द यूनिट आप मूव हुआ आपका रिएक्टेंट, तो आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हुई, उससे अगले पॉइंट पे फिर चेंज हुई। तो वो जितने पॉइंट बाय पॉइंट चेंज होती है, उस पॉइंट बाय पॉइंट चेंज को आप सम करते हैं तो बेसिकली एक ग्राफ की फॉर्म में क्या होता है, दो पैरामीटर्स के दरमियान वो कर्व बनेगा। उस कर्व के नीचे जितना एरिया है जो आएगा वो आपकी इंटीग्रेशन होगी उस कंसंट्रेशन की, और उससे आप कोई चीज फाइंड आउट करते हैं अपने रिएक्टर का वॉल्यूम। इस तरह हो सकता है अगर आप हीट एक्सचेंजर के अंदर करें तो आप उसके अंदर उसका एरिया कैलकुलेट करने के लाइक एट ईच पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब मेरी कितनी चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। तो आप चेंज इन टेम्परेचर को जो सा है एक ग्राफ प्लॉट करोगे और उस एरिया अंडर द कर्व आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ द ट्यूब। इसी तरह अगर आप शेल पार्ट देखोगे तो शेल पार्ट में कर सकते हो। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, द एरिया या वॉल्यूम ऑफ द शेल ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो ये इक्वेशंस क्या होगी, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे सॉल्व होंगी। इसमें इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ी, इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट होती है। उसमें लिमिट का क्या मतलब है, जी दो मुख्तलिफ पॉइंट सर, दो मुख्तलिफ पॉइंट जो मिनिमम और मैक्सिमम है, ठीक है, उसके अंदर 10 पॉइंट भी हो सकते हैं, 100 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो वो जितने सारे पॉइंट होंगे ना उस रेंज के दरमियान, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेशन होती है, ठीक है। उसके अंदर आप चेंज दे देते हो, इतने चेंज लाइक इस रेंज के दरमियान मेरा चेंज 0.01 रखना है, 0.01 रखना है, 0.001 डिफरेंस के ऊपर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 0.001 चेंज करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। अब 0.001 चेंज हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल वो कैलकुलेट करेगा डिफरेंशियल के साथ। डिफरेंशियल ही होता है, इसमें आपको इंटीग्रेशन होती है, डिफरेंट सेक्शंस जो से हैं हर सेक्शन के ऊपर कैलकुलेशन होती है, और उन छोटे सेक्शंस की कैलकुलेशन करके आप फाइनल जो अपना मैक्रो साइज आपका इक्विपमेंट होता है आप उसके ऊपर चेंज देखते हैं, क्या चेंज आ रहा है। जी, तो इंटीग्रेशन माइक्रो लेवल पे होती है, मैक्रो लेवल पे होती है। माइक्रो लेवल पे सर। और डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का क्या मकसद है, डिफरेंशियल का मकसद है एक मैक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट करना। मैक्रो का माइक्रो लेवल पे आप चेंजेस देखते हो जाके। जो डिफरेंशियल की एक्चुअल रीजन है ना, वो एक बड़े सिस्टम को आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो और हर पॉइंट पे चेंज देखते हो। और जब आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे चेंज ऑब्जर्व कर लिया, देन आपने उसको लमसम एस्टिमेट करना है, तो आप सारे डिफरेंशियल्स को डेवलप करते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जो चेंजेस हैं उन सारे चेंजेस का सम एट ईच पॉइंट, वो इंटीग्रेशन है।
जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये अच्छा जी, अगर कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन इक्वेशन नहीं। यूजिंग जी लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो है, ये किस तरह थी आपने? डिफरेंशियल इक्वेशंस है, लाइक चेंज इन वन फॉर्म लीड्स टू, लाइक एनर्जी आप कहते हो मैं हीट से वर्क में चेंज हो जाएगी, लेकिन एनर्जी उधर की उधर रहेगी, एनर्जी खत्म नहीं होगी आपकी, ठीक है। चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लाइक आप इस तरह कहते हो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, लेकिन एनर्जी की अमाउंट फिक्स रहेगी, वो अपनी शेप चेंज कर सकती है, लेकिन वो चेंज जो है, जब वो चेंज को आपने देखना है वो चेंज क्या है, तो वहां पे डिफरेंशियल एप्लीकेबल होगा। तो कंजर्व तो रहा ना आपका, लाइक एनर्जी कंजर्व रही, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है।